12th पॉइंट क्या है हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। जो हमारे पर्सनल एम्प्लॉयज़ हैं, दैट मीन्स हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ या कर्मचारी हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक उनका लंबा टेन्योर बना रहे। टेन्योर दैट मीन्स कि वो एक टाइम पीरियड, टेन्योर दैट मीन्स एक टाइम पीरियड, ठीक है, एक लंबे टाइम पीरियड तक वो काम करते रहें। अब लंबे टाइम पीरियड तक कोई भी एम्प्लॉयज़ कब काम करेगा क्लास, इसमें कुछ कंडीशन होती है। वो क्या होती है, पहली बात तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉयज़ एक लंबे समय तक काम आपके लिए कब करेगा, जब उसके पास क्या होगी, जॉब सिक्योरिटी। उसे ये नहीं होगा कि मेरी जॉब जाएगी। सेकंड पॉइंट, जब क्या होगा, फेयर रेम्युनरेशन मिलेगा, उसे एक अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, गुड वर्किंग कंडीशन होगी, गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक है। और क्या होगा, सोशल रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारी क्या है क्लास, कंडीशन है। क्या है कंडीशन, कि इस कंडीशंस में हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ एक लंबे समय तक काम कर सकते हैं। कि देखिए समझना बात को ध्यान से, कि जो हमारे टेन्योर है, टेन्योर मतलब आप समझ लीजिए अपने हिसाब से एक एम्प्लॉई हैं आप, तो आप किसी भी संस्था में लंबे समय तक कब काम करेंगे, जब पहली बात तो वहाँ पर आपको एक अच्छी सैलरी मिले, ऑब्वियस सी बात है, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, और जो आपके बॉस हैं, बॉस मतलब चाहे वो मालिक हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकता है, अगर वो आपको सोशल रिस्पेक्ट देंगे तब आप काम करेंगे। एक अच्छी सैलरी मिलेगी, सैलरी दैट मीन्स अच्छी तनख्वाह मिलेगी आपको, तभी क्या करेंगे, आप काम करेंगे। और आपको जो काम की जो वर्किंग कंडीशन है आपकी, वो भी अच्छी होनी चाहिए। और सोशल रिस्पेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, कि समझना बात को, कि एक हम बात देखें, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो क्या है क्लास, सीनियर है, ठीक है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो क्या है क्लास, सीनियर है, सभी को क्या होगा, एक समान अधिकार। मतलब समान अधिकार का मतलब क्या समझ में आया, देखो हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल कौन कौन से होते हैं क्लास, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। तो क्लास आप किसी भी एम्प्लॉय से अपने लेवल के हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं, बट ट्रीट का मतलब क्या होता है, उनसे काम कराने का मतलब, कि उनसे आप अपने हिसाब से काम करा सकते हैं, बट मिस बिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, मिसबिहेव नहीं करेंगे, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आता है, कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कब आएगी, जब हमारे एम्प्लॉयज को क्या मिलेगा, अच्छी जॉब सिक्योरिटी मिले, फेयर रेम्युनरेशन मिले, गुड वर्किंग कंडीशन मिले, सोशल रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्लास कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस चीज की, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर हमने इस प्रिंसिपल को तोड़ा, इस प्रिंसिपल को हमने पालन नहीं करा, जो मिस्टर हेनरी फ्योल ने कितने दिए हैं, हमारे 14 प्रिंसिपल दिए हैं, इसमें से 12वां जो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, अगर हमने इसका पालन नहीं करा तो क्लास क्या होगा, पहला होगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग ऑफ न्यू जॉब, इन लर्निंग ऑफ न्यू जॉब। एक नया काम सीखने में, एक नई जॉब सीखने में क्या लगेंगे, आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। वेस्टेज कौन कौन से रिसोर्स हो सकते हैं क्लास, रिसोर्सेज दैट मीन्स वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकती हैं, वो फिजिकल रिसोर्स भी हो सकती हैं। फिजिकल रिसोर्स दैट मीन्स आपका रॉ मटेरियल खराब होगा, मशीनरी का यूज होगा विदाउट प्रोडक्टिविटी, कि मतलब आप मशीनरी का यूज तो करते हैं, बट मशीनरी का यूज कर क्या बनाते हैं, आप कुछ सामान बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। बट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी एसेट्स, एनी गुड्स, यू कैन यूज एन मशीनरी, दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ मशीनरी। तो क्लास ये 2 चीजें हो सकती हैं हमारी, कि जो हमारा रिसोर्स है वो वेस्ट होगी, ठीक है। अब और क्या होगा क्लास, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन इन द एम्प्लॉयज। जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे क्लास वो क्या है, लोअर लेवल है, सभी के अंदर क्या आएगा,
डिससेटिस्फैक्शन क्यों आएगा? कि जब उनके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होगा, और अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयज क्या होंगे? डिससेटिस्फाइड बाय द वे ऑफ मैनेजमेंट टू ट्रीटेड द एम्प्लॉयज, कि जो एम्प्लॉयज को ट्रीट करने का मैनेजमेंट का तरीका है उससे क्या होंगे? वो डिससेटिस्फाई होंगे। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी क्लास? कि डिफिकल्टी मतलब दिक्कतें। डिफिकल्टी क्या? डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ऑफ न्यू एम्प्लॉयज, फाइंडिंग ए न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है सर? देखो सिंपल सी बात समझना, अभी अपने यहाँ पे क्या चल रहा है कि एम्प्लॉयज मिल जाएंगे आपको, अच्छी बात है, मतलब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर बहुत ज्यादा है, बट क्लास एम्प्लॉयज भी दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? स्किल्ड लेबर। क्या होती है? स्किल्ड लेबर। हर कंट्री में दो टाइप के होते हैं। और एक क्या होता है क्लास? अनस्किल्ड लेबर। ठीक है। स्किल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? जिनके पास टेक्निकल काम करने का तरीका है, जैसे कि जो मशीनरी को चलाते हैं या फिर कोई आईटी सेक्टर्स में काम करते हैं, क्या है क्लास? स्किल्ड लेबर। बट अनस्किल्ड लेबर जैसे कि कोई घर बनाते हैं या फिर कोई दहाड़ी पे काम करते हैं, ठीक है, कोई कूड़ा उठाने का काम करते हैं, क्या है? अनस्किल्ड लेबर। तो अगर आपकी स्किल्ड लेबर गई तो आपको इसको फाइंड करने में, इसका सब्स्टिट्यूट फाइंड करने में, मतलब इसके जैसा होना चाहिए ऐसा कोई फाइंड करने में आपको क्या लग सकता है क्लास? समय लग सकता है। तो क्लास ये हमारे क्या थे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे कि अगर हम क्या करें, हम अपने मैनेजमेंट के ये प्रिंसिपल ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल है इसको फॉलो नहीं करते तो हमें क्लास इन दिक्कतों क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। समझ में आई बात? और क्या हो सकता है क्लास? इसके बाद 13th होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का तात्पर्य क्या है? इनिशिएटिव का मतलब क्या है वो समझिए। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि मैं कहूं कि मैंने कोई काम करा, उसके लिए मैं कितनी जल्दी, किस तरीके से अपना एक ओपिनियन दे सकता हूं। एक ओपिनियन का मतलब क्या होता है भैया? सिंपल सी बात कि कोई भी काम है XYZ ABC लिमिटेड में, कोई भी एक प्लानिंग हो रही है तो उसके लिए मैं अपना ओपिनियन कितनी जल्दी दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ठीक है। मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स एवरी मैनेजमेंट नीड्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू देयर एम्प्लॉयज टू गिवन एंड क्या? एंड आइडिया टू प्लानिंग। कि मतलब क्या है? हर मैनेजमेंट को, चाहे वो कोई कंपनी का मैनेजमेंट सही, हर मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को एक मौका देना चाहिए। किस लिए? कि वो प्लानिंग में कोई आइडिया दे सके, कोई तर्क दे सके अपना, कि हम किस तरीके से काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। इससे होगा क्या? इससे होगा क्लास मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कर्मचारी हैं उनका मोटिवेशन होगा, मतलब वो प्रोत्साहित होंगे। ठीक है। और क्या होगा? ठीक है। और इससे क्या होगा? एक क्लास की अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब समझिए, आप किसी और के प्लान पे काम कर रहे हैं तो ढंग से काम कर पाए या ना कर पाए गारंटी नहीं है, बट जिस प्लान में आपके कुछ आइडिया लगे हुए हैं उस प्लान में आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइडिया आपने अपने एक्सपीरियंस, अपने वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे प्रोवाइड करे हैं। ठीक है। अब अगर क्लास ऐसा होता है कि अगर इसको हम तोड़ते मतलब इस चीज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, कि समझना बात को, जो फ्योल्स ने कहा, फ्योल साहब ने, कि सिंपल सी बात है, आप अपने एम्प्लॉयज को एक सिंपल सी बात है मौका दो। किस चीज के लिए? प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, मौका दो टू देयर एम्प्लॉयज टू गिवन एन आइडिया, कि वो हमें एक तरीके से आइडिया प्रोवाइड कर सके। बट अगर आपने ऐसा नहीं करा, खुद ही प्लान फ्रेम कर दिया, तो क्या हो सकता है कि डीमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर क्या आ सकता है क्लास? डीमोटिवेशन
आ सकता है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लानिंग उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई है, प्लानिंग उनके अकॉर्डिंग नहीं हुई, और प्लानिंग अगर एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयज, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज क्या करेंगे? विल नॉट वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी, जो उनके अंदर कार्य करने की ज्यादा क्या है क्लास? एबिलिटी है, उसके साथ वो काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही क्या कर दिया? डिमोटिवेट कर दिया एम्प्लॉयज को, विदाउट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू गिव एन आइडिया। आपने उनको कोई आइडिया देने नहीं दिया, इसलिए क्या हो गया? एम्प्लॉयज का डिमोटिवेशन हो गया। और अगर डिमोटिवेशन हुआ है, एम्प्लॉयज हरास हुए हैं, तो क्या करेंगे? वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारे 13 प्रिंसिपल है। अब लास्ट जो प्रिंसिपल आता है, जिसमें मस्ट इंपोर्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पिरिट डी कॉर्प। 14 प्रिंसिपल जो है वो क्या है? स्पिरिट डी कॉर्प। अब स्क्रिप्ट डी कॉर्प का मतलब क्या होता है? समझना बात को ध्यान से। आपने जब फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल प्लान फ्रेम करते हैं, मिडिल लेवल को देते हैं, मिडिल लेवल उस प्लान क्या करता है? प्लान को इंप्लीमेंट कराता है। प्लान क्या कराता है? इंप्लीमेंट कराता है। ठीक है, इसके बाद होता क्या है क्लास, कि सबसे पहली बात अगर हम देखें तो इसमें हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं इस प्लान में। कौन कौन से? एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो डी कॉर्प का मतलब क्या होता है? कन्वर्ट द फीलिंग ऑफ आई इनटू वी, कि जो एम्प्लॉयज करते हैं मैं, मेरे लिए अच्छा हो, मैंने करा, वो करा, नहीं, क्या होना चाहिए? हमने अच्छा करा। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर आपने कोई सामान अच्छा सेल हुआ है, सामान का रिस्पॉन्स कस्टमर से अच्छा मिला है, तो वो केवल आपने नहीं करा, समझना बात को, उसमें जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका भी कुछ ना कुछ हाथ है, जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उसका भी कुछ ना कुछ हाथ है, उन्होंने पैकिंग अच्छी करी है। ठीक है, जो टेक्निकल टीम है उसने भी कुछ ना कुछ काम करा है, और जो मार्केटिंग टीम है उसने भी कुछ ना कुछ काम करा है, तभी आपका ये जो सेल हुआ है सामान ज्यादा वो हो पाया है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि स्पिरिट डी कॉर्प, जो आई वाली फीलिंग है उसे वी में करना है, हमें कन्वर्ट करना है, जिससे कि जो हमारा ग्रुप गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो क्या हो जाए? पूरा हो सके। ठीक है, तो इसमें हमें अब क्या देखना है? अगर हमने इसको तोड़ा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर हमने इस प्रिंसिपल को तोड़ा तो क्या हो सकता है? तो हमें कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं? ठीक है, तो क्लास दिक्कतें कौन सी आएंगी? तो टीम गोल नॉट अचीव, तो जो टीम गोल है, टीम गोल नॉट अचीव्ड, जो टीम गोल है हमारा, ग्रुप गोल जिसे हम बोलते हैं, वो अचीव नहीं हो पाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा अचीव नहीं हो पाएगा। मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल। अब ये सब पॉइंट क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने किसी भी काम को आई से हटाकर वी पे लेकर नहीं आए तो एम्प्लॉयज के ऊपर क्या बढ़ जाएगा? भार बढ़ जाएगा, जिससे उन्हें क्या लगेगा कि काम मैं कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई भी काम नहीं कर रहा। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल हमने पढ़े किसके? बाय हेनरी फ्योल्स। अब देखिएगा, अभी जो हमने पढ़े, कितने प्रिंसिपल पढ़ लिए? हमने पढ़ लिए अपने 14 प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं क्लास? ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बेस्ड होते हैं साइंस पे।
साइंस पे बेस का मतलब क्या है, साइंस नहीं पढ़नी, मतलब क्या है जिस तरीके से साइंस काम करती है उसी तरीके से साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करते हैं। अब सर ऐसा कैसे, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जैसे हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय हेनरी फ्योल जो हमने पढ़े, उसमें हमने क्या सीखा कि दीज प्रिंसिपल आर टू बी इम्पोज्ड, या फिर ठीक है, on the basis of size and nature of organization, on the basis of size and nature of organization, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होंगे बाय हेनरी फ्योल, वो कैसे होंगे, वो अप्लाई होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर यहीं पे हम बात करें कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो क्या होते हैं, वो बेस्ड होते हैं साइंस पे, जैसे स्टैटिक रूप से या फिर एक ठोस तरीके से साइंस काम करता है, कि मतलब साइंस कैन नॉट बी चेंज। जैसे कि हम बात करें वाटर, वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O, कि मतलब अगर 2H क्या होगा, 2 और O क्या होगा, 1, तो अगर हमने ऐसा करा H3 हो गया और O1 रहा हमारा, H3O रहा हमारा, तो क्लास ये कभी भी वाटर नहीं बन पाएगा, ये कभी भी पानी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि साइंस क्या है, एक रिगिड है, मतलब साइंस क्या है, एक बहुत स्टैटिक तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें हम क्या सीखेंगे, इट मीन्स एप्लीकेशन, इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ साइंस, कि इसमें हम सीखेंगे साइंस का एप्लीकेशन मैनेजमेंट में कैसे होता है, फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसके हर एलिमेंट में साइंस हमारा कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्लास ये जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इट इज प्रोवाइड बाय, इट इज डेवलप बाय, बोल दो डेवलप्ड बाय F.W. टेलर, F.W. टेलर। ठीक है, F.W. टेलर जी ने क्या करा था, इन प्रिंसिपल्स को हमें दिया था। ठीक है, तो F.W. टेलर ने जब प्रिंसिपल्स को दिया, अब F.W. क्या होता है, F.W. का मतलब है क्लास फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है, अब फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर जो थे हमारे, इन्होंने हमें ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए। इन प्रिंसिपल में क्या है, वॉज एन अमेरिकन, ये क्या थे, वॉज एन अमेरिकन। जो हमारे फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर थे वो एक अमेरिकन थे, जिन्होंने कब दिया, ऑन 20 मार्च 1856, कब दिया, 20 मार्च 1856 में हमें इन्होंने ये प्रिंसिपल दिए। ठीक है, और कहाँ के हैं, यूएसए जो बोला हमने, अमेरिका के। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर की तरह बैकग्राउंड। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या हैं, ये फादर हैं। जैसे कि हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फादर किसको बोलते हैं, हेनरी फ्योल को, ऐसे ही साइंटिफिक प्रिंसिपल के जो फादर हैं किसको बोलते हैं हम क्लास, F.W. टेलर को। ठीक है, F.W. टेलर क्या है, हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल के फादर हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब F.W. टेलर ने टोटल कितने दिए हैं, देयर आर 4 principles are given by F.W. there are 4 principles given by F.W. टेलर।
FW टेलर ने कितने प्रिंसिपल दिए क्लास हमें? 4 प्रिंसिपल, जिसमें कि पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब देखो समझना बात को, थंब का मतलब क्या होता है? अंगूठा। और हम अंगूठा छाप किसको बोलते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं होता, या फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर क्वालिफिकेशन नहीं होती। तो क्लास जैसे हमारा साइंस काम करता है, ऐसे ही हमारा मैनेजमेंट भी काम करता है। अब साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब का मतलब हम मैनेजमेंट से कैसे कनेक्ट करें? मैनेजमेंट से हम कैसे कनेक्ट करें? तो टेलर सजेस्ट every job in the organization, जितनी भी जॉब हैं। सर ये जॉब क्या होती है? देखो समझना, एक कोई भी होल वर्क है, एक पूरा काम किसको मिला? मैनेजमेंट को। अब मैनेजमेंट ने क्या कहा कि ये काम करना है। अब ये मैनेजमेंट ने काम किसको दे दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। क्या कहा कि आप 100 क्या बनाइए? मार्कर बनाइए। क्या बनाइए? 100 मार्कर बनाइए। अब इन्होंने क्या करा? अपने 5 एम्प्लॉयज़ के बीच में इस काम को बांट दिया कि 20 मार्कर ये बनाएंगे, 20 ये बनाएंगे, 20 ये बनाएंगे और 20 ये बनाएंगे। समझ में आई बात? तो ये क्या है क्लास? इसे बोलते हैं हम जॉब। ठीक है। अब कई क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज जॉब? जॉब इज द स्मॉलेस्ट मतलब छोटी से छोटी यूनिट ऑफ होल वर्क। ठीक है। जो भी आपको काम मिला है उसका पूरे काम की एक छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? जॉब बोलते हैं। ठीक है। तो FW टेलर ने क्या सजेस्ट करा हमने कि जो कोई भी जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में आपकी में, ठीक है, चाहे वो कोई भी जॉब कर रहा हो, चाहे वो मैनेजर लेवल पे हो, चाहे किसी भी हो, ठीक है, शुड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। जो साइंटिफिक इंक्वायरी है उसके बेस पे आपको कोई भी जॉब करनी है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको काम नहीं करना, आपको एक साइंटिफिक स्टडी बनानी है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी संस्था में जाते हैं, आप बोलते हैं सिंपल सी बात कि सर मेरे को 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है। उनको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड भी 5 या 6 साल का है। समझना बात को ध्यान से। मैंने कहा कि मैं किसी भी संस्था में इंटरव्यू देने गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक एम्प्लॉय जो होना चाहिए वो मास्टर ग्रेजुएट हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है उनकी कि जो 2 एम्प्लॉयज़ होना चाहिए उसे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाँ जी, वो भी है, बट फिर भी वो टेस्ट या फिर इंटरव्यू के बेसिस पे हमारा सिलेक्शन करते हैं। मतलब वो केवल देखते नहीं है, वो एक्सपीरियंस मतलब क्या है हमने बोल दिया, हमने लिखवा दिया कि 6 साल का एक्सपीरियंस। हमें क्या पता कि 6 साल का एक्सपीरियंस है भी या फिर नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनका 6 साल का एक्सपीरियंस में उन्हें क्या क्या नॉलेज है, क्या जिस काम के लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में एंट्री दे रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दे रहे हैं, क्या वो उससे मैच खाती हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग है। हमें सपोज कीजिए एक IT सेक्टर का एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है। IT में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ मैनेजर लेवल भी होता है, कुछ और लेवल भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है। कुछ फ्रेमिंग वर्क होता है। तो हमें चाहिए किसी और काम के लिए, उन्होंने IT में एक्सपीरियंस लिया हुआ किसी और काम में, तो उससे हमें पहले क्या करना पड़ता है? इसी कारण से हमें पहले साइंटिफिक स्टडी का काम करना पड़ता है। ठीक है क्लास। तो रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर इज साइंटिफिक डिसीजन।
रूल ऑफ थंब क्या बोलता है? रूल ऑफ थंब मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक। देखो, जो मैनेजर है उसकी जो डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, जो उसका काम कराने का तरीका होना चाहिए। अब डिक्टेटर हम किसको बोलते हैं? तरीके से लीडर जो होता है, ठीक है, जो हमारा डिक्टेट करता है हमारे काम को, वो किस पे होना चाहिए क्लास? एक साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन से मतलब क्या समझ में आता? वो समझो, पॉइंट समझो क्या है कि समझो एक पॉइंट कि मैंने कहा कि आपने किसी भी एम्प्लॉयज को कहीं पर लगा दिया, भैया आपने जो डिसीजन लिया है उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? आपने एक एम्प्लॉय को इस ए पोजीशन से उठाकर बी पे खड़ा कर दिया, या फिर आपने ए एम्प्लॉय का प्रमोशन करके कहां कर दिया? बी एम्प्लॉय की जगह, मतलब प्रमोशन कर दिया उसका। तो उस चीज का साइंटिफिक रीजन क्या है? उस चीज का रीजन क्या है? उस चीज का रीजन दो हमें कि आपने जो प्रमोशन करा है या फिर जो भी करा है आपने किस बेसिस पे करा है। कोई तो बेसिस होगा उस चीज का, ठीक है। तो ये है हमारा रूल ऑफ थंब, ठीक है। तो क्लास हमने क्या पढ़ा कि रूल ऑफ थंब क्या बताता है कि आपका कोई भी काम हो, ठीक है, तो कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। अब साइंटिफिक डिसीजन अगर होगा आर बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो क्लास क्या समझ में आई बात कि जो आपने साइंटिफिक डिसीजन है उसका कोई कारण भी तो होना चाहिए, वो कॉजेज या फिर किसी कारण से वो होना चाहिए साइंटिफिक डिसीजन, कि हाँ जी मैंने साइंटिफिक डिसीजन तो ले लिया, बट किस बेसिस पे, उस चीज़ का कारण क्या है। मैंने कहा कि एक एम्प्लॉय का प्रमोशन जो होता है या फिर इंक्रीमेंट जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, कुछ तो समझना। एक तो होता है प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट जो होता है वो होता है एक ऑन द बेसिस ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, महंगाई जो बढ़ती है हमारी, क्या बढ़ती है, महंगाई जो बढ़ती है उसके बेस पे होता है कि हर साल 10% इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? 10%, 5%, 6%, 7% क्या आता है? इंक्रीमेंट। ये तो बेसिस ऑफ किस पे है? महंगाई पे, या फिर महंगाई बढ़ती है हर साल, ठीक है। बट एक आप जो इंक्रीमेंट करते हैं वो करते हैं एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेस पे, तो उसका साइंटिफिक रीजन होना चाहिए आपके पास। समझ में आई बात? तो टेलर बिलीव दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड डेवलपमेंट शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ द रूल ऑफ थंब। कि टेलर क्या कहता है? टेलर बिलीव किस पे करता है? जो हमारे टेलर हैं वो बिलीव किस पे करते हैं? देखो, बिलीव का मतलब है वो एक चीज पे विश्वास करते हैं कि किस चीज पे? दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड, देयर इज ओनली एक वन बेस्ट मेथड। मेथड का मतलब क्या समझना बात से। बेस्ट मेथड का मतलब क्या होता है? आप कोई एक सॉल्यूशन करने बैठे, ठीक है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके मतलब क्या? जैसे कि मैं बोलूं कि देश का विकास करना है, तो देश का विकास करने से क्या समझ में आता है आपको? कि आप देश के लोगों को राशन दे दो, देश के लोगों को कपड़े दे दो, थोड़ा बहुत हो जाएगा। बट अगर आप उनको रोजगार दे दोगे तो उनका डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। समझना बात को, मैंने कहा कि देश का डेवलपमेंट करना है, आप खाना दे दो, कपड़े दे दो, डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियसली बात, थोड़ा बहुत होगा, बट एक लेवल तक। एक लेवल मतलब 1 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन तक। बट आप उनको रोजगार दे दोगे तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा और कंट्री का डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं होगा। समझ में आई बात? तो एक बेस्ट मेथड टू डेवलप शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। टू डेवलप्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का सब्स्टिट्यूट का एक अलग एक इंपॉर्टेंट मेथड है, वो क्या बताता है कि मैक्सिमाइज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। मैक्सिमाइज अगर आपको एफिशिएंसी करनी है, समझना बात को, मैक्सिमाइज अगर आपको एफिशिएंसी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? दैट इज वर्क स्टडी, दैट इज
वर्क स्टडी, आपको वर्क को स्टडी करना पड़ेगा। अब सर वर्क को स्टडी कैसे करें? ठीक है, अब समझना, आप किसी भी काम को स्टडी कैसे करोगे? आपके पास कोई तरीका तो है नहीं कि मतलब आप अपने काम को स्टडी कैसे करें। अब समझना बात को, हम इसमें क्या देखेंगे, एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, कितने देर में एम्प्लॉय को ब्रेक चाहिए, कितनी देर में एम्प्लॉयज को या फिर किस समय पर एम्प्लॉयज को क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। तो मतलब क्या है, इसमें हमें वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है कि कैसे हमारा काम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क स्टडी करके हम एम्प्लॉयज में काम को बांट सकें। समझ में आई बात? तो ये है हमारा क्या, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, कि जो साइंस है हमारी कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। इसके बाद का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है क्लास, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड।